हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर के यानी कि थियरी ऑफ डिमांड चैप्टर का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं या फिर हम इनको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये कि जैसे मान लीजिए कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी एक डिमांड होती है। ठीक है, तो उस डिमांड को बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर असर आता है, चाहे वो बढ़ती है चाहे वो घटती है। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं को ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, या डिमांड फंक्शन कहते हैं, या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब सीधा सा है कि वो फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, यानी जो उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे, तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम उन्हीं फैक्टर्स को पढ़ेंगे। यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि डिमांड फंक्शन भी वही चीज़ होता है कि वो रिलेशनशिप, वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो कि डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उन फैक्टर्स के बीच में होता है जो कि उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कितने टाइप के डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, या डिमांड फंक्शन कितने टाइप का होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, डिमांड को निर्धारित करते हैं। तो वो कौन से फंक्शन होते हैं? एक्चुअली वो दो फंक्शंस होते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक है मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए, हमने डिमांड वाले चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया था आपको टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि डिमांड दो तरह की होती है। एक इंडिविजुअल डिमांड होती है, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, और एक मार्केट डिमांड होती है जहाँ पे हम मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड को टोटल कर देते हैं, तो मार्केट डिमांड आती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब दो डिमांड हैं तो दो डिमांड फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड के लिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड के लिए मार्केट डिमांड फंक्शन। यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मतलब हो गया कि वो डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? मार्केट डिमांड फंक्शन मतलब हो गया कि ऐसे फैक्टर्स जो कि मार्केट की डिमांड को पे असर डालते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम एक मार्केट में सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है, जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमें मार्केट डिमांड मिलती है। तो उस मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को, यानी कि इंडिविजुअल की डिमांड को, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उसको डिटरमिन करते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं। देखिए, पहला जो इसमें 1 नंबर पे है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर सेकंड है इनकम, थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, फोर्थ है टेस्टेस और प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, एंड लास्ट है फिफ्थ है एक्सपेक्टेशंस और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए, इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको डिमांड फंक्शन की जो एक फंक्शनल इक्वेशन होती है उसके बारे में बता देती हूँ कि वो इक्वेशन क्या होती है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये इक्वेशन में लिखा हुआ है डी एक्स इज इक्वल टू एफ, और एफ और ब्रैकेट में लिखा है पी एक्स, पी आर, वाई, पी, टी एंड ई।
अब इसको आप ध्यान से समझिए। dx का मतलब हुआ डिमांड ऑफ कमोडिटी x, ठीक है। किसी भी एक हाइपोथेटिकल कमोडिटी मैंने यहाँ पे ले ली है, कमोडिटी x, तो उसकी जो डिमांड है वो है dx, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू फंक्शन, f मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि डिमांड डिमांड जो है वो किन फैक्टर्स पे असर कर रही, किन फैक्टर्स का डिमांड पे असर हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। अब ये देखिए px का मतलब हुआ, ये देखिए px लिखा हुआ है, तो px का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड x, ठीक है। px मतलब यानी कि जो कमोडिटी की डिमांड है इट्सेल्फ उसी की ही प्राइस, ठीक है। जैसे कमोडिटी x की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, उसी कमोडिटी की प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक। सेकंड है पीआर, पीआर मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम आगे 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 अभी पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स की प्राइस पर भी जो है वो कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट है वाई, वाई कैपिटल वाई जो होता है वो इनकम होती है, कंज्यूमर की इनकम। और जो आपका पी दिख रहा है कैपिटल पी, वो हो गया टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। और जो ई है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को अब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए ये अब हमारा पहला फैक्टर, हमने 5 फैक्टर्स अभी पढ़े, ये पांचों फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो होता है, जैसे मान लीजिए कमोडिटी एक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको जब डिमांड पढ़ाया था तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया था कि कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसकी प्राइस और उसकी डिमांड आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड घटेगी, और जैसे जैसे उसकी प्राइस जो है वो घटेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड ग्रो करेगी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में हम जो है, जैसे कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, तो जैसे कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अनियंस हैं, अनियंस की जैसे ही देखिए प्राइसेस बढ़ती हैं, कि वो जैसे 100 रुपीज़ किलोज़ या 200 रुपीज़ किलोज़ होता है, तो हम उसकी डिमांड को देखिए तुरंत रिड्यूस कर देते हैं, है ना। जस्ट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिमांड को अफेक्ट करती है। प्राइस में ये देखिए, प्राइस में जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, ये देखिए प्राइस में इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। और फिर जैसे ही प्राइस जो है वो आपका डिक्रीज़ करता है, वैसे ही ये देखिए जैसे ही प्राइस आपका डिक्रीज़ किया और वैसे ही डिमांड में इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट था वो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब होता है कंज्यूमर की इनकम, ठीक। कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और घटती है, तो दोनों का ही जो कमोडिटी हमारी है उसकी डिमांड पर असर होता है, ठीक। अब हम देखते हैं वो बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए गुड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको शॉर्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का है, लेकिन इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के डालूंगी, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो नॉर्मल गुड्स में मैं अभी आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे ही इनकम इंक्रीज़ करती है तो इनकी भी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अभी हमने प्राइस के साथ क्या पढ़ा था कि जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होती है वो और जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है उसमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। देखिए इनकम इंक्रीज जैसे ही हुई वैसे ही डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड वैसे ही घट जाती है, ठीक है। अब आप देखिए ये एक हमारे सामने एक ग्राफ आया है। अब इस ग्राफ को आप देखिए कि किस तरीके से इसमें समझाया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो वाई एक्सेस है, ये वाला जो वर्टिकल एक्सेस आपको दिख रहा है, इसमें इनकम प्लॉट किया है हमने, और जो एक्स एक्सेस है वहाँ देखिए हमने ये एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर हमने डिमांड को बनाया हुआ है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की, ठीक।
तो अब आप देखिए जैसे ही इनकम बढ़ी y से y1 हो गई, ठीक है, वैसे ही आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड भी q से q1 हो गया, वैसे ये इंक्रीज़ कर गई और हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड हो गया, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो पॉजिटिवली स्लोप है, यानी कि इनकम जैसे ही कंज्यूमर की बढ़ी वैसे ही नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे अपने गुड्स की तरफ, उस पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो नॉर्मल गुड का एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, फिटनेस ट्रैकर्स, गेमिंग सिस्टम्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जो आइटम्स आते हैं वो नॉर्मल गुड्स में होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप देखिए जैसे ही इनकी हमारी जो इनकम इंक्रीज़ करती है वैसे ही आप इनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने लगते हैं। और जैसे ऑर्गेनिक फूड्स, पहले हम नॉर्मल गुड्स खाते थे, जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुई वैसे ही हमने ऑर्गेनिक फूड्स को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड्स जो होते हैं वो क्वालिटी में अच्छे होते हैं और थोड़े महंगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हाई एंड रेस्टोरेंट्स, इनकम के इंक्रीज़ होने से हम रेस्टोरेंट्स जाना शुरू कर देते हैं, एक ठीक है, सोफिस्टिकेटेड जो भी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे जाकर के उनकी सर्विसेज अवेल करना शुरू कर देते हैं। फिर देखिए ब्रांडेड क्लोथिंग्स वगैरह हम लेने लगते हैं, है ना। और जैसे देखिए पहले हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे तो अब हम प्राइवेट टैक्सीज कर लेते हैं, जैसे ओला है, उबर है, ठीक है। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। देखिए अब हम इन्फीरियर गुड्स पर आ गए। अब इन्फीरियर गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप जस्ट उल्टा होता है, नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। यानी जैसे ही इनकम इंक्रीज़ करती है तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और जैसे ही इनकम हमारी डिक्रीज़ करी तो वैसे ही इनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जस्ट ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, यानी कि निगेटिवली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें देखिए मैंने आपको ग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाई एक्सेस है यहाँ पर इनकम मैंने प्लॉट की हुई है, दिस इज़ इनकम, कैपिटल वाई से मैं आपको डिनोट कर रही हूँ। और ये जो एक्स एक्सेस आपको ये वाली दिख रही है ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब आप देखिए जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज़ करी, जैसे 500 से 700 हो गई, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? इनकी डिमांड आप देखिए घट गई, 800 से 720 हो गई, ठीक है ना। और जैसे ही क्या नाम से इनकी इनकी डिमांड अगर आप क्या नाम से इनकम आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि 700 से आ गई 500, ठीक है, तो इनकी आप जो डिमांड है वो देखिए 720 से 800 हो गई, यानी कि जस्ट ऑपोजिट इनमें रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स इन्फीरियर गुड्स के भी देख लेते हैं। जैसे चीप ग्रॉसरीज होती हैं, जैसे फ्रोज़न फूड हो गए, कैन फूड हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे जो लोअर क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो सारे इन्फीरियर गुड्स में आते हैं, ठीक है। मैं आपको इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स के बारे में और डिटेल एक वीडियो और बना दूँगी। तो अब हम अपनी थर्ड डिटर्मिनेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? देखिए दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सब्सटीट्यूट्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं वो भी जो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड पर असर डालती हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। देखिए जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उसका ये मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए किसी एक गुड की जगह हम किसी दूसरे गुड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास टी नहीं है तो हमने आज कॉफ़ी बना के पी ली, ठीक है। या अगर मान लीजिए आप शॉप में जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई एक पेप्सी दे देना, तो कहता है भाई पेप्सी तो नहीं है, तो कहता है ठीक है उसकी जगह कुछ और दे दो, थम्सअप दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो आप वो जो पेप्सी है और जो थम्सअप है ये आपस में क्या हो गए? सब्सटीट्यूट हो गए, यानी कि एक नहीं अवेलेबल है तो आपने उसकी जगह कोई और यूज़ कर लिया, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट से जब आप दूसरे प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो वो होते हैं आपस में सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से असर करते हैं।
देखिए, इसको समझने का जो तरीका, ये देखिए कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने इसमें बना भी रखे थे, जैसे है टी और कॉफ़ी। ये देखिए एक बर्गर किंग का बर्गर है, एक मैकडॉनल्ड्स का है। एक देखिए कोका कोला और पेप्सी आपस में है। अब दो, मान लीजिए आप दो तरीके के टूथपेस्ट लेते हैं, तो वो टूथपेस्ट आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए, जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट, ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो ये किस तरीके से असर करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टी, मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए टी और कॉफ़ी लिया आपने, ठीक है। तो टी की जो प्राइसेस हैं, मान लीजिए वो इंक्रीज़ करी, ठीक है। तो कॉफ़ी की डिमांड पे क्या असर होगा? अब देखिए टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टी महंगी हो रही है तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी को बढ़ा देंगे, कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे, है ना। मान लीजिए टी महंगी हो गई तो आप टी को पीना छोड़ देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक। यानी कि एक की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो जो हमारी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, एक डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए इस डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी मैंने बना रखी है वाई एक्सिस पे बना रखी है, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है इस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे ही कॉफ़ी की प्राइसेस इंक्रीज़ करी, ठीक है, वैसे ही आपने क्या कर दिया? डिमांड को, टी की डिमांड को आपने देखिए बढ़ा दिया। देखिए प्राइस, जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी महंगी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉफ़ी को तो पिएंगे नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? टी, जो उसका सब्स्टिट्यूट है यानी कि टी, उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? अब हम उनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी कमोडिटी की डिमांड पर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए टी एंड शुगर, ठीक है, ये हमेशा साथ साथ जाते हैं। जैसे कार और पेट्रोल है, तो ये हमेशा साथ साथ जाते हैं। जैसे पेन और इंक है, ये हमेशा साथ साथ जाते हैं, एक साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल भी बना के रखा है। अब जैसे कार है, ठीक है, तो कार का जो सब्स्टिट्यूट है वो पेट्रोल भी हो गया, कार का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो टायर भी हो गया। यानी कि ये दोनों साथ साथ ही जाते हैं। अब देखिए अगर एक की भी प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे पे इफेक्ट डालती हैं। वो कैसे डालती हैं? ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, एक ग्राफ है, देखिए ये कैसे इफेक्ट करती है। अब यहाँ देखिए मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड लिया है वो शुगर और टी लिया है। तो जो वर्टिकल एक्सेस है उस पर मैंने प्राइसेस ऑफ शुगर लिया है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उस पर मैंने डिमांड ले रखी है टी की, ठीक है। तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब देखिए शुगर की प्राइसेस में क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। शुगर की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब शुगर महंगी हो गई तो टी की भी डिमांड पर असर आएगा, ठीक है। तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही शुगर की प्राइसेस इंक्रीज़ करी तो ऑब्वियस सी बात है कि शुगर की डिमांड कम होगी। तो अब टी भी चूँकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, साथ में जाता है, तो उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो वर्क करते हैं। चलिए अब हम फटाफट अपने नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है टेस्टेस और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए कोई भी कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए कोई कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पसंद करता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाएगा, ठीक है। या मान लीजिए उसको प्रेफर करता है, ठीक है। टेस्टेस और प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर क्या चाहता है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, वो कंज्यूमर को पसंद है, उस ठीक है, कंज्यूमर उसको पसंद करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है वो उस कमोडिटी को वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा है, अ गुड फॉर विच कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस आर ग्रेटर, इट्स डिमांड वुड बी लार्ज, ठीक है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। देखिए लेकिन लेकिन मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अब वो फैशन में नहीं है, ठीक है। तो फैशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड भी ऑब्वियसली
कंज्यूमर घटा देगा। ठीक है, तो अब टेस्टेज और प्रेफरेंस एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत से पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कि एक तो सबसे पहला मैंने आपको इसमें टेस्ट और प्रेफरेंस का ही होता है। ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर किसी कमोडिटी के लिए है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और नहीं है तो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ फैशन में है, ठीक है, कोई चीज़ ट्रेंड में है, तो अगर कोई जैसे जो भी चीज़ ट्रेंड में होती है, फैशन में होती है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको लोग कम डिमांड करेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत से फैक्टर्स इसमें होते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। देखिए इसमें सबसे पहला जैसे होता है क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट है, फैशन है, एडवर्टीजमेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर किसी किसी चीज़ का लगातार एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज़ को कंज्यूमर को बार बार अगर दिखाया जाएगा तो कंज्यूमर एक बार तो सोचेगा ही कि हाँ चलो इसको ख़रीद के देखते हैं। ठीक है, तो उस यानी कि कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा रहा है, कंज्यूमर की डिमांड इफेक्ट हो रही है। इसी तरीके से देखिए हमारी हैबिट्स, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में तो उतनी मतलब प्रेफर नहीं की जाती है, लेकिन अगर आपको उसकी आदत हो चुकी है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट है, ठीक है, आपको उसकी आदत हो चुकी है, आपको उसकी हैबिट है, आप हैबिचुअल हैं उसके, तो क्या करेंगे आप, तो फिर उसको आप कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, यानी कहीं से भी आप उसको ढूंढेंगे मार्केट में, यानी आपकी डिमांड उसके लिए बढ़ेगी, बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, इफेक्ट होगी। अच्छा, उसके बाद सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मान लीजिए कि कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी फिल्म स्टार है, अब शाहरुख खान आके आपसे कहेगा कि ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिमांड इफेक्ट होती है। ठीक, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, या इसके हम पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए मोर लैपटॉप्स लेस पीसीज, मतलब अब देखिए जो फैशन में है वो देखिए लैपटॉप है, पीसीज कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप ट्रेंडी ज़्यादा होते हैं ना, पोर्टेबल होते हैं, तो ये इसलिए डिमांड में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए पेन ड्राइव्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सीडी और डीवीडी कम यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है उनकी। अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं, वो अब ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, क्योंकि सीडी और डीवीडी की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए एंड्रॉयड और आईओएस ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सीडीएमए तो बिल्कुल बंद ही हो चुका है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन शॉपिंग आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेडिशनल शॉपिंग के मुकाबले लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड बढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंज्यूमर के टेस्टेस या प्रेफरेंसेस होते हैं, या जो कि बहुत से फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स भी हो गया या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो आपकी कमोडिटी है उसकी डिमांड पर असर डालते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड का, वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। अब किस तरीके से कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस डिमांड पर असर डालती हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर ने ये सोचा कि हाँ फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो वो अभी क्या करेगा, एट प्रेजेंट क्या करेगा, अभी वो उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, अब गोल्ड में ये अक्सर ये देखा जाता है कि कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए ये कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी एट प्रेजेंट हम गोल्ड की डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिमांड पर असर डालता है। अब देखिए इसका एक पॉइंट ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया कि नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट कंज्यूमर क्या करेंगे, अपनी डिमांड को नहीं बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया कि एप्पल जो है एक नया आईपॉड जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी है और उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत लंबी है। तो कंज्यूमर अभी क्या कोई फ़ोन खरीदेगा, अभी अभी तो वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देगा। ठीक है ना, तो यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को क्या कर रहे हैं, डिमांड पर असर डाल रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब देखिए, अब अभी तक तो हमने ये सारे फैक्टर्स, पांचों फैक्टर्स पढ़े जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को
इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में भी वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में थे। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अलग हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट डिमांड फंक्शन भी वही होती है। मैं आपको ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में मार्केट डिमांड समझा चुकी हूँ कि मार्केट डिमांड क्या होती है। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी कमोडिटी की मार्केट डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए, इस डायग्राम में हमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं। देखिए, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल डिमांड में प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ भी पढ़ चुके हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ चुके हैं, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस पढ़ चुके हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पढ़ चुके हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। ठीक है, वही पॉइंट्स मार्केट डिमांड को भी असर डालते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिमांड को डालते हैं। ठीक, बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं, बाकी यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए, डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई पी ई एन वाई डी एन टी। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, डी एक्स का मतलब है डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे हमारा डिमांड का मतलब है मार्केट डिमांड से, यानी मार्केट डिमांड कमोडिटी एक्स की किसका फंक्शन है, यानी ये किन किन चीज़ों किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। देखिए, पहला है अब एफ है फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी किसका रिलेशनशिप है ये। देखिए, पी एक्स हो गया मतलब कि उस कमोडिटी की प्राइस का। ठीक, उसके बाद पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी हम पढ़ चुके हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस। उसके बाद वाई का मतलब हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो पी हो गया आपका टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। फिर ई हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। एन हो गया आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। वाई डी मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड टी हो गया टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो अब आप देखिए, हम बाकी सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स। देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे, यानी जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड होगी। अगर कम पॉपुलेशन होगी तो कम नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कम होंगे, तो कम डिमांड होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए, अब एक पिक्चर में आप देखिए आपको ज़्यादा यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, एक पिक्चर में कम कम लोग दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं इस पिक्चर में। यानी कि इस मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी और इस मार्केट में कम डिमांड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि देखिए, हम इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखिए, अगर इनकम जो है वो प्रॉपरली सब में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, यानी जो पुअर पीपल हैं उनके पास भी अगर इनकम जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो भी डिमांड करेंगे, यानी कि हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा लोग उसको चीज़ों को डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी हमारी जो नेशनल इनकम है वो अगर कुछ लोगों के हाथों में मान लीजिए वो कुछ लोगों के हाथों में अगर कंसंट्रेट हो जाएगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो जो हमारे पुअर पीपल है वो तो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड कम होगी, यानी कि कुछ रिच पीपल ही डिमांड करेंगे। लेकिन अगर हम देखिए सेकंड पिक्चर में जिस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है कि देखिए सभी को एप्पल्स मिल रहे हैं, इस तरीके से ये देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है कि सभी को एप्पल्स मिल रहे हैं। इस पिक्चर का क्या मतलब है, इस पिक्चर का यही मतलब है कि अगर हम नेशनल इनकम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी पुअर पीपल के पास भी वो इनकम जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास जब पैसे होंगे तो वो भी डिमांड करेंगे चीज़ों को, वो भी उनके पास भी खर्च करने को कुछ होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारी इनकम जो हमारी डिमांड है, मार्केट डिमांड, वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, टैक्स पॉलिसी में सीधा सा ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस को लगाती है। ठीक है,
जब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो टैक्सेस को बढ़ा देगी तो हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे, ठीक है। और जब पैसे कम होंगे तो हम डिमांड भी कम करेंगे, और जैसे ही वो टैक्सेस को रिड्यूस करती है तो यानी हमें कम पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, यानी हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, खर्च करने के लिए जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, तो हम ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करने लगते हैं, यानी हमारी की मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा बजट आता है, तो बजट में देखिए कि जैसे जो भी चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों पे टैक्सेस इंक्रीज़ कर देता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब जैसे कोई चीज़ें, जैसे मान लीजिए टैक्सेस बढ़ गए तो हमें हमें उन टैक्सेस को चुकाना होता है, यानी हमें अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं, तो हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम होती है, खर्च करने के लिए जो इनकम बचती है वो कम बचती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चीज़ों को कम डिमांड करते हैं, तो यानी मार्केट डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। So this was all about your market demand, and this was all about your the topic determinants of demand. I hope ये topic आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।